नमस्कार दोस्तों, एमपीडिया यूट्यूब चैनल में आपका पुनः स्वागत है। आज 13 फरवरी, आप कुछ सोचिएगा मत 13 फरवरी के बारे में, क्योंकि आज 13 फरवरी के दिन नाइटिंगेल के नाम से मशहूर सरोजिनी नायडू का जन्म दिवस है, जिसे हम राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में भी मनाते हैं। तो जितनी भी महिलाएं हो उनको आज के दिन की शुभकामनाएं। इसी के साथ हम चालू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हम लोग अध्ययन करेंगे, जैसे कि आप सब जानते हैं विगत क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था छंद के बारे में, और आज की क्लास में हम उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। ठीक, और आज हम लोग पढ़ते हैं छंद के प्रकार के बारे में। तो हेडिंग डाल लीजिए, छंद के प्रकार। जैसा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने अध्ययन किया था कि छंद मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, और ऐसे पूछ लिया जाए तो आपको 3 प्रकार बताने। ठीक, तो यहां पर हम तीनों प्रकार बनाते हैं। पहला प्रकार आपका कौन सा हो जाएगा दोस्तों? पहला होता है मात्रिक छंद। पहला प्रकार आपका हो गया मात्रिक छंद। दूसरा लिखिए, दूसरा आपका होता है वार्णिक छंद या वर्णिक छंद, वार्णिक या वर्णिक। और तीसरा आपका प्रकार होता है मुक्त छंद। कौन सा होता है? मुक्त छंद। तो आपसे पूछ लिया जाए छंद कितने प्रकार के होते हैं, तो छंद 3 प्रकार के होते हैं। ठीक, अब इसके अंतर्गत हम मात्रिक छंद के अंतर्गत अध्ययन करते हैं छंदों के और कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो उसके पहले आप देख लीजिए, जब हम मात्रिक छंद की बात करेंगे दोस्तों, तो यहां पर याद रखिएगा हम किससे पहचान करेंगे? मात्राओं की गणना। क्या होते इसमें? मात्राओं के गणना की जाती है। और देखिए, हमें जो भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाने वो इसी से पूछे जाने, इसलिए इसी पर हम चर्चा करते हैं। ठीक, जब मात्रिक छंद की बात होती है तो हम मात्राओं की गणना करेंगे, और इन मात्राओं की गणना के आधार पर, और चूंकि हम लोगों ने जब चरण पढ़ा है दोस्तों, तो हमने कहा था पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। यहां पर हमने देखा था कि पहला और तीसरा विषम चरण कहलाते हैं, दूसरा और चौथा सम चरण कहलाते हैं। तो यहां पर आपकी 3 अवस्थाएं बनती हैं। कितनी बनती हैं? 3 अवस्थाएं। 3 कैसे बनती हैं? या तो सभी चरणों में समान मात्राएं, क्या हो? पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण और चौथा चरण, चारों चरणों में यदि समान मात्राएं हैं तो आप उसे कहेंगे, उसे आप कहते हैं सममात्रिक छंद। क्या नाम दिया हमने? यदि सभी में समान है तो सममात्रिक छंद। ठीक, अब मान लीजिए ऐसी परिस्थिति बन सकती है कि क्या हो जाए, ये 2 में समान हो और ये 2 में समान हो, मतलब 1 = 3 और 2 = 4। तो आधा समान आधा असमान, तो इसलिए इसे कहते हैं आधे आधे चरणों में समान। 4 चरण में 2 में समान है, 2 में समान है, मतलब 2 अलग 2 अलग, 2 का ग्रुप बन गया। तो इस कारण से इसे हम कहते हैं दोस्तों अर्ध सममात्रिक छंद। अर्ध सममात्रिक छंद। क्यों? आधे में समान है, तो ये आपका हो गया अर्ध सममात्रिक छंद। अब तीसरा होता है दोस्तों किसी में समान ना हो। क्या बन सकता है आपका? कि किसी में भी मात्राएं समान ना हो, तो उसे हमने नाम दिया, क्या नाम दिया दोस्तों? उसे हमने नाम दिया विषम मात्रिक छंद। क्या नाम दिया? विषम मात्रिक छंद। तो चलिए, तीसरा प्रकार आपका क्या हो गया? विषम मात्रिक छंद। ये आपके मात्रिक छंद के 3 प्रकार होते हैं। तो आपको समझ में आया कौन कौन सा होता है? पहला होता है सममात्रिक, दूसरा अर्ध सममात्रिक और तीसरा विषम मात्रिक छंद होता है। सममात्रिक छंद में आप लिख लेंगे क्या? सभी चरणों में समान मात्राएं। अर्ध सममात्रिक में छंद में क्या हो जाता है? विषम और सम चरणों में समान मात्राएं, मतलब पहले चरण में जितनी मात्राएं होंगे उतनी ही आपके तीसरे चरण में होंगे, और जितनी दूसरे चरण में होंगे उतनी ही चौथे चरण में होती है। ठीक, ये तो आपके छोटे छोटे पॉइंट होगा जो यहाँ पर लिखना है आपको। इसके बाद यहां पर देखिए, सममात्रिक छंद को भी हम नॉर्मली 2 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? 2 भागों में बांटते हैं। ये प्रश्न पूछे जा चुके जो हम लोग बांट रहे हैं। तो 2 भाग कौन से होते? एक होता है आपका साधारण। क्या होता है? एक होता है साधारण और दूसरा होता है दंडक। क्या होता है दोस्तों? एक होता है आपका साधारण सममात्रिक छंद, दूसरा होता है दंडक। जब साधारण की बात करते हैं तो इसमें आपसे थ्योरेटिकल प्रश्न बनेगा, तो यहां पर आप ध्यान देंगे, क्या ध्यान देंगे दोस्तों? कि जो आपको ध्यान देना है, आपको ध्यान ये देना है कि किसी भी छंद में यदि 32 या उससे कम मात्राएं हैं
तो मतलब यहां पर लिख दे 32 मात्राओं तक के छंद को 32 मात्राओं तक के छंद को क्या कहते हैं? साधारण कहते हैं। और 32 से अधिक मात्राओं वाले छंद को, यहां पर याद रखिए, चाहे 32 हो या 23 हो, परंतु कहां तक जाना? 32 तक जाना है, 32 से ऊपर नहीं। मतलब 32 मात्रा तक का यदि कोई छंद है तो क्या कहलाएगा? आपका साधारण कहलाएगा। और 32 से अधिक मात्राएं हैं, यदि 32 से अधिक मात्रा वाला जो छंद होगा तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं दंडक। आपसे सिंपल सा प्रश्न पूछा जा सकता है कि आप ये बताइए, यदि किसी छंद में 32 से अधिक मात्राएं हैं तो उसे हम क्या नाम देंगे? तो क्या नाम देंगे उसे? उसे हम देंगे दंडक। और 32 तक मात्राएं हैं तो उसे हम क्या नाम देते हैं? साधारण। ये आपका सामान्य प्रकार होगा। अब अलग से आप लोग हेडिंग डालिए, क्या डालिए? सममात्रिक छंद। अलग से हेडिंग डालिए, क्या? सममात्रिक छंद की हेडिंग डालिए। सममात्रिक छंद। तो अभी आपने सिंपल सा प्रकार देख लिया कि कितनी मात्राओं तक का, साधारण, और दंडक का देख लिया कि 32 मात्राओं तक या 32 से कम। अब प्रमुख सममात्रिक छंद कौन कौन से हम यहां पर हम लिख रहे हैं? प्रमुख सममात्रिक छंद। तो सबसे पहला आप लिखेंगे चौपाई। क्या लिखेंगे? चौपाई लिखेंगे। चौपाई में कितनी मात्राएं होती है दोस्तों? तो चौपाई में होती है आपकी 15 मात्रा। और इसका उल्लेख सर्वप्रथम कड़वक में किया गया। किसमें किया गया है? चौपाई छंद का उल्लेख सर्वप्रथम कड़वक में किया गया। इसमें 15 मात्राएं होती हैं। दूसरा आपका जो इंपॉर्टेंट है वह है आपका चौपाई। क्या है दोस्तों? चौपाई। 4 से होता है चौपाई, और 4 चौको कितना होता है? 16। तो चौपाई में आपकी कितनी मात्राएं हो जाएंगी? मात्राएं हो जाती है आपकी 16 मात्रा। कितनी मात्राएं हो जाती हैं? 16 मात्रा। अब चौपाई से हम आपको एक दो प्रश्न और बता दे रहे हैं जो पूछे जा चुके हैं। यदि पूछ लिया जाए हनुमान चालीसा में कितनी चौपाइयां हैं, यह प्रश्न आ चुका है। कितनी चौपाइयां हैं? दुर्गा चालीसा में कितनी चौपाइयां हैं? शिव चालीसा में कितनी चौपाइयां हैं? तो देखिए उसमें कितनी चौपाई होती है? नाम में स्पष्ट है, हनुमान चालीसा, मतलब 40 आ रहा है कि नहीं आ रहा? इस प्रकार हनुमान चालीसा में कितनी चौपाई हो गए? 40 हो गई। दुर्गा चालीसा, शिव चालीसा, इन सब में कितनी चौपाई हो गई? 40 चौपाई हो गई। अब देखिए चौपाई आपने देख लिया। जैसे एक हम लिख दे रहे हैं उदाहरण, काउंट करिएगा। हमने लिखा बंदहु गुरुपद पदुम परागा। पद पदुम परागा, आगे लाइन है सूरज सुवास सरस अनुरागा। तो यहां पर काउंट करिए, 1 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 14 और ये 2 16। 16 मात्राएं हो गई कि नहीं हो गई? इस तरीके से आपको कोई भी उदाहरण आएगा। और हमेशा याद रखिए छंद के उदाहरण आप बिल्कुल याद नहीं कर सकते। छंद में जो कुछ भी है, जो विगत क्लास में हम लोगों ने सीखा है ना, वही इसका पूरा आधार है। यदि आपको मात्राएं काउंट करना आती हैं तो आपका छंद बेहद आसानी से बन जाएगा। अब होगा पहला चौपाई और दूसरा होगा चौपाई। अब चौपाई के बाद तीसरा महत्वपूर्ण छंद है रोला। कौन सा है दोस्तों? रोला है। और रोला में कितनी मात्राएं होती हैं? 16 हो गए। 16 8 24 मात्रा। कितनी मात्राएं होती हैं? 24 मात्राएं होती हैं। रोला में आपको एक पॉइंट लिख लेना है, इसे हम काव्य छंद कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? आपसे पूछ लिया जाए काव्य छंद कौन सा है, तो काव्य छंद कौन सा है? आपका रोला है। इसके बाद यहां पर एक बात और ध्यान देनी, चूंकि 24 मात्राएं बहुत ज्यादा मात्राएं हो जाती है, तो इसके लिए हमें कहीं ना कहीं पर सांस लेने के लिए रुकना पड़ेगा, जिसे हमने क्या कहा था? यति कहा था। क्या कहा था? यति। अब यहाँ यति कितने पर होती है? तो यहाँ पर ब्रैकेट में यही से एक साथ लिख देते हैं हम, यति 11 13 पर क्या होती है? यति 11 13 पर यति के साथ 24 मात्राएं, 24 मात्राएं। ठीक है। अब यहां पर आप ये भी सोच रहे हो सर ने ये साइन बना दिया, तो ये कौन सा साइन है? ये साइन आपको दिख रहा होगा, ये कौन सा साइन है? तो ये होता है आपको कौन सा? स्मरण चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? स्मरण चिन्ह या त्रुटि पूरक चिन्ह भी कहा जाता है। ये आपके 3 प्रकार हो गए। पहला होगा चौपाई, दूसरा चौपाई, तीसरा रोला। चौथा लिखिए आप दोस्तों। चौथा देखिए कौन कौन सा हो गया? चौपाई हो गया, चौपाई हो गया, चौपाई हो गया, रोला हो गया, और चौथा होता है आपका गीतिका। गीतिका। अब दो मात्राएं हम बढ़ाते जाएंगे। रोला में कितनी है? 24 मात्राएं।
तो आपकी गीतिका में कितनी मात्राएं हो जाएंगी? 26 मात्रा। कितनी मात्राएं? 26 मात्रा हो जाएंगी दोस्तों। और 26 मात्रा कैसे होंगी? ये मात्राएं होंगी आपके 14-12 पर यति के साथ। 14-12 पर यति के साथ कितनी मात्राएं होती हैं? 26 मात्राएं होती हैं। ठीक, इसी के साथ दोस्तों एक और छंद है जिसको हम सम मात्रिक में भी लेते हैं और अर्ध सम मात्रिक में भी लेते हैं। वो छंद है आपका उल्लाला। कौन सा है? उल्लाला छंद। और ये छंद पूछा जा चुका है, जो हम गलत कर देते, क्योंकि उल्लाला हमें एक ही याद है कि 15-13 पर यति के साथ कुल 28 मात्राएं कितनी होती हैं? 15-13 पर यति के साथ 28 मात्राएं होती। परंतु दोस्तों कुछ लोग उल्लाला एक और मानते हैं जिसमें 26 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं होती हैं? 26 मात्राएं होती हैं। किसके साथ? 13 और 13 पर यति के साथ। तो ये प्रश्न पूछा जा चुका है 2018 में, जब एसआई का पेपर हुआ 17-18 में, बहुत सारे एग्जाम्पल पूछे गए थे इसके। ठीक, और हमने गलती करके, चूंकि 26 मात्राएं आ रही थी, ऑप्शन में गीतिका भी था, उल्लाला भी था। अब आंसर दिया था व्यापम ने उल्लाला, और बच्चे परेशान हो रहे थे कि ये उल्लाला कैसे हो सकता है। क्यों परेशान हो रहे थे? कि 14-12 पर नहीं आके 13-13 पर आ रहा था। लेकिन वो क्या सोच रहे थे? हो सकता है प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है, टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है। परंतु यहां पर ध्यान दीजिए, ये 14-12 पर यति होती है, और लाला में कितने में होती है? 13-13 पर यति होती। ये हो गया पांचवा। और एक आखिरी प्रकार, अगला प्रकार आपको लिखना है, छठवां प्रकार। छठवां जो महत्वपूर्ण है वो है हरिगीतिका। हरिगीतिका। ठीक, अब हरिगीतिका से एक इसके नाम से ही प्रश्न आ जाता है। क्या आ जाता है? इसके नाम से प्रश्न आ जाता है। तो उस प्रश्न के लिए पहले हम यहां लिख लें, इसमें कितनी मात्राएं होती हैं? 28 मात्राएं होती हैं। और 28 मात्रा कैसे होती हैं? ये मात्राएं होती हैं 16-12 पर यति के साथ। कितने के साथ? 16-12 पर यति। तो आप याद ऐसे करेंगे, हरिगीतिका छंद में 16-12 की यति के साथ कुल 28 मात्राएं होती है। आप ऐसे मत याद कर रखिएगा 28 मात्रा 16-12 पर यति, नहीं। याद करने का तरीका क्या है? सबसे उचित तरीका है 16-12 पर यति के साथ कुल 28 मात्राएं होती। अब देखिए, जो इसका एक प्रश्न पूछा गया है, बहुत ही यूनिक सा प्रश्न है। यह पूछा गया था दोस्तों कि वह कौन सा सम मात्रिक छंद है जिसमें उसके नाम की 4 गुना मात्राएं होती हैं। क्या पूछा गया था? वह कौन सा सम मात्रिक छंद है जिसमें उसके नाम की 4 गुना मात्राएं होती हैं। तो देखिए, इसमें देखा हमने 1 2 2 4 1 5 और 2 7 और 7 4 28। तो हरिगीतिका छंद एक ऐसा छंद है जिसमें इसके नाम की 4 गुना मात्राएं होती हैं। यह प्रश्न पूछा गया, ध्यान दीजिएगा। ठीक, इसके बाद 7वां जो प्रश्न केवल थ्योरेटिकल रूप से पूछा जाता है, वो पूछा जाता है आल्हा छंद। क्या पूछा जाता है? आल्हा छंद के बारे में पूछा जाता है। तो आप लिख लेंगे क्या? 7वां लिखिए आल्हा छंद। और इसका प्रश्न कैसे? 31 मात्रा। ठीक, इसका प्रश्न ऐसा बनता है कि आल्हा छंद किस प्रकार का छंद? सम मात्रिक छंद है कि अर्ध सम मात्रिक है कि विषम मात्रिक है? या फिर ऐसे ही बन जाता है कि यह मात्रिक छंद है, वर्णिक छंद है, या मुक्तक छंद है, या इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो आप याद रखिएगा, आल्हा छंद किस प्रकार का छंद होता है? आल्हा छंद सम मात्रिक छंद होता है। इसे एक और नाम दिया जाता है वीर। क्या दिया जाता है? आल्हा या वीर छंद इसे कहा जाता है। और आपको पता होगा कि बुंदेलखंड का प्रसिद्ध एक ग्रंथ है जिसे हम आल्हा खंड कहते हैं। वो वास्तव में किस भाषा में लिखा गया? बोली में लिखा गया है। तो जो बुंदेले की उपभाषा है, कौन से? लोधांती। तो उसमें उसे लिखा गया है। तो बुंदेली भाषा में जो लिखा गया आल्हा खंड, उसके छंद में आल्हा का छंद में है। क्यों? क्योंकि उसमें आल्हा और उदल की लड़ाइयों का वर्णन है। और प्रश्न भी आ चुका है कितनी लड़ाइयों का वर्णन है? तो याद रखिएगा, आल्हा खंड में 52 लड़ाइयों का उल्लेख है। कितनी लड़ाइयों का उल्लेख है? 52 लड़ाइयों का उल्लेख है। चूंकि जब भी लड़ाई की बात होती है तो वहां वीरता आ जाती है, इसलिए इसमें कौन सा? वीर छंद या आल्हा छंद। ये आपका होगा कौन सा? सम मात्रिक छंद। आप इसको स्टार बना के रखिएगा, अभी बाद में इसमें भी चर्चा करेंगे। चलिए, अब अपना हेडिंग डालते हैं दोस्तों। क्या डालते हैं? अर्ध सम मात्रिक छंद। अगली हेडिंग आप डालिए अर्ध सम मात्रिक छंद। अर्ध सममात्रिक छंद।
अर्ध सम्मात्रिक मतलब किसी भी छंद में दोस्तों 4 चरण हमने देखे। कितने चरण? 4 चरण। उन 4 चरणों में से यदि विषम चरण की मात्राएं समान हो, विषम चरणों में समान मात्रा, ठीक, समान मात्रा, और इसी प्रकार सम चरणों में समान मात्रा, तो हमेशा आप इसमें ध्यान रखेंगे, क्या ध्यान रखेंगे कि पहले और तीसरे चरण में समान मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में आपकी समान मात्राएं होती हैं। अब इसके प्रमुख कौन कौन से प्रमुख देख लेते हैं अपन। तो सबसे पहले आप देखिए, पहला है आपका बरवई छंद। पहले का नाम क्या है दोस्तों? पहले का नाम है आपका बरवई छंद। जैसे नाम है बरवई मतलब 12, क्या नाम है? बरवई मतलब 12, अर्थात इसमें 12 सात पर यति होती है। यति कितनी होती है? 12 सात पर यति, मतलब आप यहां पर ऐसे लिख सकते हैं, पहले और तीसरे चरण में 12-12 मात्रा एवं दूसरे व चौथे चरण में 7-7 मात्रा होती है। कितनी होती है? पहले और तीसरे चरण में 12-12 और दूसरे और चौथे चरण में 7-7 मात्राएं होती हैं। अब इसमें देखिए, अब इसका प्रश्न आपसे घुमा के पूछ लिया जाए, बरवई छंद की एक पंक्ति में कितनी मात्राएं होती हैं? क्या पूछ लिया गया? एक पंक्ति। तो हमेशा याद रखिए, पंक्ति का मतलब होता है दोस्तों एक पूरी की पूरी लाइन जहां पर पूर्ण विराम लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? पूर्ण विराम लगाया जाता है। तो यहां पर आप देखेंगे पूर्ण विराम पहले पहला और दूसरा चरण आ जाए कि नहीं आ जाएगा? तो पहला और जब दूसरा चरण आ गया भाई, तो क्या हो गया? 1 + 2 = 19, अर्थात 12 + 7 = कितना हो गया? 19। तो यहां पर आप ध्यान देंगे, बरवई छंद की एक पंक्ति में कुल कितनी मात्राएं होती? तो बरवई छंद की एक पंक्ति में कुल 19 मात्राएं होती। जैसे मान लीजिए एक उदाहरण बोलते हैं, अवध शिला का उर पर था गुरुभार, गुरुभार। एक उदाहरण लिख लेते हैं जिससे आपको ये क्लियर रहे। ये लिखा हमने, अवध शिला का उर पर था गुरुभार। ठीक, काउंट कर लेते हैं मात्राएं तो पता चल जाएगा। 1 2 3 4 2 6 2 7 हो गया, 8 9, ये हो गया आपके 12। काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 4 2 6 6 2 8 8 2 10 2 12 हो गई। अब यहां पर देखिए, 2 1 3 1 4 2 6 और 1 7, तो पूरी लाइन कंप्लीट होगी नहीं हुई? तो इस प्रकार से दोस्तों ये की पूरी एक पंक्ति में आपके 19 मात्राएं हो गई। कितनी मात्राएं हो गई आपके? 19 मात्राएं हो गई। ठीक, तो इस प्रकार से आपको याद रखना। अब बरवई छंद के बारे में एक बात और बता दे रहे हैं, इसमें एक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा गया, बरवई रामायण। कौन सा? बरवई रामायण। और जैसा कि यदि आप लोग जानते होंगे, हो सकता है नहीं भी जानते हो, तो आपने रहीमदास जी का नाम अवश्य सुना होगा। किसका? रहीमदास जी का नाम अवश्य सुना होगा। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, रहीमदास एक बहुत ही प्रसिद्ध जो दोहे वोहे लिखते थे, तो उसके लिए तो थे ही, लेकिन इससे ज्यादा प्रसिद्ध वो थे अकबर के 9 रत्नों में से एक है। क्या थे? अकबर के 9 रत्नों में से एक है, और जिन्हें अकबर के दरबार में किस नाम से आना जाता था? अब्दुल रहीम खाने खाना। कौन? जो रहीम खाने खाना थे। वहां पर ये जब चित्रकूट प्रवास के दौरान आते हैं, चित्रकूट कहां है? चित्रकूट सतना जिला के अंतर्गत एक पौराणिक स्थल है। जब वहां आते हैं तब वहां ये रहीमदास जी के नाम से रहीम के दोहे लिखते हैं। ठीक, तो वहां पर इनकी मुलाकात तुलसीदास जी से होती है, जो रामचरितमानस के लेखक हैं। जब तुलसीदास जी से मुलाकात होती है तो ये तुलसीदास जी से आग्रह करते हैं, और इनके आग्रह पर ही तुलसीदास जी ने बरवई रामायण नामक ग्रंथ लिखा। आपसे पूछ लिया जाए, तुलसीदास जी का वह कौन सा ग्रंथ है जो अब्दुल रहीम खाने खाना अर्थात रहीमदास जी के आग्रह पर उनके द्वारा लिखा गया था, तो वो कौन सा ग्रंथ है? वो ग्रंथ है दोस्तों आपका, क्या नाम है उसका? बरवई रामायण। और बरवई रामायण जो है तो बरवई छंद में लिखा गया प्रसिद्ध ग्रंथ है, याद रखिए। ये हो गया आपके बरवई छंद। अब दूसरा हम लिखेंगे दोहा। ये हो गया आपका बरवई छंद। दूसरा लिखिए दोस्तों, हेडिंग डालिए, दूसरा कौन सा प्रमुख छंद है? ये दोहा। अब देखिए प्रश्न का स्तर कैसे आता है।
ये भी पूछा जाएगा निम्न में से कौन सा सममात्रिक छंद है या निम्न में से कौन सा विषम। चूंकि जो व्यापम का ये वाला पेपर होना है, चूंकि हम मेंटेलिटी ये बैठा चुके हैं कि पेपर बहुत कठिन आएगा, परंतु आप इस मेंटेलिटी को पूरे तरीके से आप क्लीन कर लीजिए, क्योंकि पेपर बहुत ही इजी आएगा, बिल्कुल कठिन पेपर नहीं आएगा। क्योंकि जो पेपर बनाते हैं वो जानते हैं हमें वास्तव में पूछना क्या है, क्योंकि ये आपका हिंदी स्पेशल पेपर नहीं है कि आपसे सीधे डायरेक्टली पूछा जाए, प्रवेश करके कठिनाई की ओर अग्रसर किया जाए। तो हमेशा ये सरल से सरल प्रश्न आएंगे। तो आपसे पूछ लिया जाएगा निम्न में से कौन सा अलग है, निम्न में से कौन सा भिन्न है, या निम्न में से कौन सा सममात्रिक छंद है या सममात्रिक छंद नहीं है। तो ये प्रकार आपको याद रखने की भाई साहब ये किसके उदाहरण है, ये सममात्रिक छंद के हैं, ये अर्ध सममात्रिक छंद के हैं, और ये आपके विषम मात्रिक छंद। तो अब चर्चा करते हैं दोहा। तो दोहा में पहली चीज तो आप याद रखेंगे, दोहा क्या है, एक अर्ध सममात्रिक छंद। और इसमें जो आपको याद रखना है 13 गेरा पर यति के साथ, 13 गेरा पर यति के साथ 24 मात्राएं। अब जब 24 मात्रा की चर्चा होती है तो आपके दिमाग में एक घंटे बजी होगी कि अभी जस्ट 5 से 10 मिनट पहले हम लोगों ने अध्ययन किया कौन सा, रोला छंद के बारे में। किसके बारे में, रोला छंद के बारे में। तो वहां पर आप ध्यान दीजिए, वहां पर 13 गेरा पर यति नहीं थी, रोला छंद की बात करते हैं। तो यहां हम कॉर्नर में लिख दे रहे रोला, क्या लिखा, रोला इज इक्वल टू क्या लिखा हमने, 11 प्लस 13 इज इक्वल टू 24। और यहां क्या हो रहा है, 13 प्लस 11 इज इक्वल टू 24। और दूसरी चीज दोस्तों, दोहा छंद के अंत में दो क्या होते हैं, गुरु गुरु आते हैं, अर्थात तुक होता है, एक जैसे शब्द होते हैं। क्या होते हैं, एक जैसे शब्द होते हैं। ये हो गया आपका दोहा। जैसे एक दोहा सुना दे रहे हैं, कबीरदास जी के बहुत सारे दोहे हैं कि काकर पाथर जोर के मस्जिद लई बनाए, ता चढ़ मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदा। इसके अतिरिक्त उन्होंने हिंदू धर्म पर पटाक्षेप करते हुए लिखा है कि चलती चाकी देखकर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न को। तो देखिए आखिरी में आया कि नहीं आया, आखिरी में आप ध्यान देंगे तो तुक आता है। क्या आता है, तुक आता है। ये चीज आप ध्यान देंगे। जैसे कबीरदास जी ने तो ऐसे बहुत सारे दोहे लिखे थे जो क्या करते हैं, हमारे सामाजिक विचारधाराओं को भी प्रस्तुत करते हैं, हमारे समाज का हमें प्रतिबिंब भी दिखाते हैं। ठीक, जैसे उन्होंने कहा था, पाहन पूजे हर मिले, ता मैं पूजो पहाड़, और ताती से चाकी भली, फीस खाए संसार। ये भी क्या है, दोहे हैं। ठीक, तो दोहे में आप याद रखेंगे 13 के 11 पर यति के साथ 24 मात्राएं होती हैं। इसके बाद दोहे के बाद जो आता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, सोरठा। क्या आता है, सोरठा। सोरठा पर भी 24 मात्राएं होती हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, 11 13 पर यति के साथ 24 मात्राएं। अब आपके दिमाग में फिर घंटी बजी होगी, तो सर यहां पर भी 11 13 पर यति हो गई और इसमें भी 11 13 पर यति है, अब क्या किया जाए। तो अब इसका जवाब देखिए, इसका जवाब कहां से आएगा, ये आप लिख लीजिए पहले, दोहा का ठीक उल्टा या विपरीत। अब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, शिल्पगत आधार पर दोहे का विपरीत छंद कौन सा होता है। शिल्पगत आधार पर दोहे का विपरीत छंद कौन सा होता है, तो दोहे का विपरीत छंद क्या होता है, सोरठा। तो अब मान लीजिए कोई दोहा आपने लिखा कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सोन, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। तो अब देखिए दोहे में पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये 4 चरण हो गए आपके दोहे के। तो अब शिल्पगत आधार पर उल्टा, तो आपको कुछ नहीं लिख करना है। आप लोग रीजनिंग पढ़ते होंगे, रीजनिंग में आप देखते होंगे मिरर, मिरर से संबंधित जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो क्या होता है, बिल्कुल विपरीत दिखता है कि नहीं दिखता है। तो वही प्रतिबिंब हमें बना देना है। क्या कहा हमने, ठीक उल्टा। तो जैसे समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है, उसी को उल्टा कर दीजिए। तो कैसे हो जाएगा, इसका प्रतिबिंब बनेगा ऐसे, 2 4 और 1 और 3, बना कि नहीं बना, दूसरा चौथा, पहला और तीसरा। तो मतलब यहां से एक बात और आप गौर करेंगे कि हमने क्या कहा, यहां पर दूसरे और चौथे में क्या होता है, तुक होता है। अर्थात यहां दोहे में, दोहे के प्रत्येक पंक्ति के अंत में समान वर्ण होते हैं, समान अक्षर होते हैं। क्या होते हैं, समान वर्ण या समान अक्षर होते हैं। तो यहां पर जो दूसरा और चौथा आ गया, तो यहां पर क्या हो जाएगा, समान होंगे कि नहीं होंगे, परंतु रोला में ऐसा नहीं होता है।
तो आप याद रखेंगे, यदि कोई उदाहरण दिया है और आप मात्राओं की गणना करते हैं और मात्राओं की गणना करते वक्त 11 13 पर यति के साथ कुल 24 मात्राएं आ रही हैं, तब आपको क्या करना है, तब आपको 11 की यति पर ध्यान देना है। कहां पर ध्यान देना है दोस्तों, ये जो 11 की यति है ना, यहां पर ध्यान देंगे। और यदि 11 की यति पर समान वर्ण हो तब उस जो उदाहरण है, उस उदाहरण में हमेशा आपकी कौन सी होगी, कौन सा छंद होगा, वो होगा आपका सोरठा। तो यहां पर आप लिख लीजिए 11 की यति, मतलब 11वें नंबर की जो मात्रा होगी, 11 की यति पर समान वर्ण, ठीक, समान वर्ण होते हैं। और यदि समान वर्ण नहीं है 11 की यति पर और 24 मात्राएं हैं, तो आपका हो जाएगा कौन सा, रोला छंद हो जाता है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आपके अर्ध सममात्रिक छंद ये हो गए। अब आखिरी आप बचता है जो 15 13 की यति पर वाला, उसको अब हम देख लेते हैं। तो चलिए जल्दी से हम देखते हैं। अंगला, अंगला लिखिए, जिसे आप लोग पढ़ते हैं चौथा कौन सा है, उल्लाला। तो इसको वास्तव में उल्लाल कहा जाता है, लेकिन कुछ कवि लोग इसे क्या कहते हैं, इसको भी उल्लाला कहते हैं। तो याद रखिएगा उल्लाला दोनों में आ जाता है। जब आपसे पूछा जाए 13 13 पर यति के साथ कुल 26 मात्राओं वाला छंद किसके अंतर्गत आएगा, तो आएगा सममात्रिक छंद के अंतर्गत। जब आपसे पूछ लिया जाए क्या 15 13 पर यति के साथ, 15 13 पर यति के साथ कितनी मात्राएं हैं, 7 28 मात्रा। अब देखिए आप यहां पर आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि अभी हमने 28 मात्रा वाला एक छंद पढ़ा है, जिसमें हमने कहा था उसके नाम की 4 गुना मात्राएं होती हैं। कौन सी, हरिगीतिका। तो हरिगीतिका में सांस लेना है आपको, इसके एक कदम आगे चल के, मतलब 16 मात्राओं पर लेंगे। और यहां पर आप क्या ले रहे हैं, 15। यदि 15 मात्रा के पश्चात आपको कामा दिख जाता है, अल्प विराम दिख जाता है, तो हो जाएगा उल्लाल या उल्लाला। क्योंकि आप ध्यान रखिएगा उल्लाला दोनों में आता है। जे हम लोग बचपन से हमेशा ये वाला पढ़ते आए हैं 28 मात्रा वाला, परंतु ये कौन सा होता है, ये पूरा बड़ा वाला हो जाता है, वो होता है 13 13 मात्राओं वाला। परंतु कुछ साहित्यकार, व्याकरण करते जो भी हैं, रसाचार्य, वो से क्या कहते हैं कि भाई साहब ये 26 मात्राओं वाला भी होता है और 28 मात्रा वाला भी होता है, जिसमें से प्रमुख है आपके भानुदत्त जी। ठीक, ये आपके हो गए अर्ध सममात्रिक छंद। अब आपका आखिरी पढ़ते हैं विषम मात्रिक छंद। क्या हेडिंग डालिए दोस्तों, विषम मात्रिक छंद। विषम मात्रिक छंद। और अब आप क्या करेंगे, जब भी आप सुंदरकांड की चौपाइयां पढ़ें, दोहे पढ़ें, तो पढ़ते वक्त आप उनकी मात्राओं काउंट करने की कोशिश कीजिएगा। जैसे आप चौपाई पढ़ रहे हैं कि जहां सुमति तह संपत्ति नाना, जहां कुमति तह विपत्ति निदाना, तो आप काउंट करिए क्या इसमें 16 मात्राएं हो रही हैं कि नहीं हो रही। जब भी आप कोई भी ग्रंथ पढ़ें तो पढ़ते वक्त आप उसकी मात्राओं की गणना अवश्य कीजिएगा। अब चलिए विषम मात्रिक छंद का अध्ययन करते हैं। तो विषम मात्रिक छंद जब बोला जाए तो आप याद रखिएगा इसके केवल 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं, 2 पढ़ते हैं। पहला हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों कुंडलियां। क्या पढ़ते हैं, कुंडलियां। ठीक, अब जब हम विषम मात्रिक छंद कुंडलियां की बात करते हैं, और कुंडलियां के अलावा हम लोग एक पढ़ते हैं छप्पय। ठीक, अब इसमें और उन वाक्यों में क्या विशेषता है, तो आप हमेशा याद रखिएगा, यहीं पर आप लिख लीजिए 2-3 पॉइंट। 6 चरणों वाला छंद है, 6 चरणों वाला छंद। विषम मात्रिक छंद क्या है, 6 चरणों वाला छंद। जैसे आपने कंप्यूटर में पढ़ा होगा हाइब्रिड कंप्यूटर, एनालॉग प्लस डिजिटल इज इक्वल टू क्या हो गया, हाइब्रिड। तो यहां पर ऐसे ये जो हाइब्रिड छंद है, संकरित छंद है, अर्थात ये 2 प्रकार के छंदों से मिलकर बनते हैं। तो आप याद कैसे कर लेंगे, कुंडलियां को के से डिनोट कर सकते हैं। तो आगे हम लिख दे रहे हैं केडीआर। केडीआर क्या हो गया आपका, कुंडलिया छंद हो गया, अर्थात कुंडलियां इज इक्वल टू डी से होगा आपका दोहा और रा से होगा आपका रोला। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कुंडलियां छंद किन 2 छंदों के मेल से बनता है। तो ऑप्शन 1 देखिए दोहा प्लस रोला, ऑप्शन बी रोला प्लस दोहा, ऑप्शन सी रोला प्लस उल्लाला, ऑप्शन डी कुछ भी आ सकता है। तो आपका आंसर क्या, आपने यदि केडीआर बस याद कर लिया है ना, तो केडीआर से आप कभी भी गलत नहीं करेंगे। केडीआर इज इक्वल टू क्या होगा, कुंडलियां इज इक्वल टू दोहा प्लस रोला। अब एक बात, अब ये जो 6 चरण है दोस्तों, ये 6 चरण ऐसे बटे होते हैं।
2+4। कैसे बटे होते हैं? 2+4, अर्थात पहले 2 चरण किसके होंगे? पहले वाले छंद के होंगे और अगले 4 चरण बाद वाले छंद के होते हैं। तो आपके प्रश्न आ जाए कुंडलियां छंद के पहले 2 चरण किस छंद के होते हैं? तो पहले 2 चरण आपके होते हैं दोहा से। अब घुमा के प्रश्न आता है, कुंडलियां छंद में दोहे के कितने चरण होते हैं? तो दोहे के कितने चरण होते हैं? 2 होते हैं। रोला के कितने चरण होते हैं? तो 4 चरण होते हैं। ये आपका कुंडलियां। अब पहचानेंगे कैसे? तो जैसे आपने गिरधर की कुंडलियां खूब पढ़ी होंगी, तो जैसे है कि बिना विचारे सो करे, सो पाछे पछिताए, काम बिगाड़े आपने, जग में होत हसा। जग में होत हसा, चित्त में चैन, खान पान सम्मान, सब मन ही ना भावे। तो यहां पर आपने देखा होगा, जैसे हमने दूसरी लाइन खत्म करी तो तीसरी लाइन उसी से प्रारंभ हुई कि नहीं हुई? तो कुंडलियां छंद की पहचान ये है दोस्तों, 2 पहचान है कि प्रारंभ इज इक्वल टू अंत। जहां से शुरुआत होती है उसी से अंत होता है। दूसरी पहचान क्या है? दूसरे चरण का अंत इज इक्वल टू तीसरे चरण का प्रारंभ। क्या हो गया? दूसरे चरण का अंत इज इक्वल टू तीसरे चरण का प्रारंभ। ये हो गया आपका कुंडलिया छंद। इसके बाद अब लास्ट है छप्पे। चूंकि जो सबसे बड़े बड़े छंद 2 ही हैं, तो आपने कुंडलियां को पहचान लिया तो छप्पे पहचानने की आवश्यकता ही नहीं है। अब इसमें यह जरूर याद रखें किससे मिलकर, छप्पे को हम सी से लिख सकते हैं ना। अब आगे लिख लिए क्रू मेंबर्स का नाम आपने खूब सुना होगा, जहाज में रहते हैं। तो छप्पे को क्या कहा आपने? क्रू कहा। क्रू मतलब सी से हो गया आपका छप्पे, तो छप्पे इज इक्वल टू आर से क्या होता है? रोला। ये हो गया आपका रोला। यू से क्या होता है? उल्लाला। अर्थात छप्पे छंद के प्रथम 2 चरण रोला के और आखिरी के 4 चरण किसके होते हैं? आखिरी के 4 चरण आपके उल्लाला के होते हैं। इसके हो गए 2 चरण और इसके हो गए आपके कितने चरण? 4 चरण। अब आपसे पूछ लिया जाए निम्न में से कौन सा 6 चरणों वाला छंद है? तो कुंडलियां और छप्पे 6 चरण वाले छंद होते हैं। छप्पे क्या होता है? CRU, क्रू। अर्थात छप्पे इज इक्वल टू रोला प्लस उल्लाला। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आपकी चीजें सब समाप्त होती हैं। उस दिन हम लोगों ने लिख लिया था कि जोहे की कली, कभी भी पूछ लिया जाए जोहे की कली किस छंद में लिखी गई है? तो जोहे की कली मुक्तक छंद में लिखी गई है। और जितने भी महिलाओं की रचना आ जाए तो कैसा होता है? निराला इंसान होता है। तो निराला कौन थे? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसीलिए उन्होंने अनामिका, जोहे की कली, तोड़ती पत्थर जैसे रचनाएं भी लिखी। तो हमेशा याद रखिएगा, जोहे की कली मुक्त छंद में लिखी गई है। और किसके द्वारा लिखी गई है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा लिखी गई है। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद के एक ऐसे कवि थे जिन्होंने सर्वप्रथम हिंदी में स्वच्छंदवाद की में रचना की और स्वच्छंदवाद के जनक भी माने जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारा जो छंद का टॉपिक होता है वो समाप्त होता है। अब हम लोग अगली क्लास में देखेंगे, कुछ अलग टॉपिक उठाएंगे जिसका वेटेज जो होगा एग्जाम में बहुत ज्यादा रहता होगा। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। अलविदा, नमस्कार।